नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजिक्स बाई हमारे। एंड आज हम अपना नया लेक्चर ले आए हैं फिर से। और आज के लाइव में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोल्स होते हैं, वायर्स के पोल्स होते हैं, और भी मतलब घर वगैरह अपने कभी कभार किसी घर वगैरह में भी आपने देखा होगा कि अर्थिंग कर दी जाती है। अब तो अर्थिंग होती किस लिए है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है। तो चलो आज अर्थिंग और ग्राउंडिंग को जान लेते हैं। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग को जानने से पहले हमने कल क्या छोड़ा था, कंडक्टर और इंसुलेटर जान लिया था। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में नहीं होते हैं। उसके अंदर कैसे होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी रखने वाला कौन सी धातु, सॉरी क्या चीज़ होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी कौन रखता है, सेमी कंडक्टर रखता है। अब बात करते हैं अपने अर्थिंग और ग्राउंडिंग वाले कॉन्सेप्ट की। ठीक। अब अर्थिंग और ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट की बात करने से पहले एक बात बता दूं। जैसे ये देखिए, आपको दिख रही होगी एक ज़मीन जो कि बहुत ही सुंदर है, आपको दिख रही है शायद, ये दी है, देखिए ये है एक अर्थ। और अर्थ की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये एक कंडक्टर की तरह वर्क करती है, क्योंकि इसके अंदर, ज़मीन के अंदर मतलब अर्थ के अंदर भी क्या होता है, मलबा, क्या क्या बोला जाता है उसको, जो ज्वालामुखी फूटते हैं उसको आप समझ गए होंगे। तो आपने देखा होगा जनरली बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर आइंस वाइंस वगैरह बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है यार। ठीक है। उसके अंदर मतलब एक तरह से मान लो उसके अंदर भी, ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल की। पोटेंशियल का क्या है, जो अर्थ है हमारी, क्या है, अर्थ है। तो अर्थ के अंदर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा पोटेंशियल V की वैल्यू होती है वो कितनी अप्रॉक्सीमेटली होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक। तो हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रखो। क्या दिमाग में रखना है आप लोगों को, क्या बात रखनी है अपने दिमाग में, जो क्या बोलते हैं चार्ज होता है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए, अगर हाई पोटेंशियल है किसी जगह पे, वहाँ से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लो ये हाई पोटेंशियल है इस कंडक्टर के पास, और यहाँ पर इसके पास ये वाला दूसरा कंडक्टर है, यहाँ पर इसके पास लो पोटेंशियल है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से चार्ज, अगर यहाँ से हमने चार्ज को फ्री कर दिया, दोनों में से इस वाले कंडक्टर में भी चार्ज को फ्री कर देते हैं, और इस वाले चार्ज कंडक्टर में भी चार्ज को फ्री कर देते हैं एक टाइम के लिए। तो क्या होगा, इसका हाई है, ठीक है, इसका हाई है, क्या है, हाई है इस वाले का। तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ ही हमेशा क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र होने लगता है। ठीक है, फ्लो होने लगता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही हमेशा चार्ज फ्लो होगा। ठीक है। अब इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारे पास कोई, ठीक है, कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल, इसका तो 0 ही है अर्थ का। ठीक है। इसका हमने क्या करा रखा है, ये अर्थिंग करा रखी है। क्या करा रखी है, अर्थिंग करा रखी है। और यहाँ पर ये मेटल स्ट्रिप, यहाँ पर यानी कि मेटल प्लेट यहाँ पर हमने यूज़ कर ली है, जो कि अर्थ के अंदर एक इसको जड़ मजबूत बनाने के लिए एक बेस का काम करती है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी। ठीक। ये क्या है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। चलिए मान लिया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मान लिया हमने, तो मैथ वाले हैं, मान लिया। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमने अर्थिंग कर दी। ठीक। अब ये इसका तो अप्रॉक्सीमेटली जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। ठीक है। अब इसका 0 है, तो इसका जो कंडक्टर है उसके अंदर पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ होगा, वो होगा 0 से ज़्यादा। तो अब क्या होगा, इस वाले कंडक्टर के पास अगर चार्ज ज़्यादा हैं या कुछ और बात है, ठीक है, तो चार्ज ज़्यादा हैं तो यहाँ से चार्ज आसानी से अर्थ के अंदर फ्लो हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप, चार्ज आसानी से इसके अंदर फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसी से हमको दो इसके पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे, जो कि ये लिखे हुए हैं। देखिए, अर्थिंग क्यों कराई जाती है, अर्थिंग क्यों करते हैं हम लोग। ठीक, ये बात बताइए, अर्थिंग हम क्यों करते हैं। अर्थिंग हम इसलिए कर देते हैं, ये एक सेफ्टी मेजर का काम करती है। किसका बात काम करती है, सेफ्टी मेजर का काम करती है। सेफ्टी मेजर समझिए, जैसे हमारे पास कोई भी यहाँ पर क्या है, कोई भी हमारे क्या है, घर में एक फ़ैन है, उसके पास 50 कूलाम्ब की चार्ज की लिमिट है, लेकिन इसके पास ट्रांसफ़र से, वो सॉरी ट्रांसफॉर्मर से
लाइट आ रही है उसमें चार्ज कितना इसको मिल रहा है, इस फैन को कितना मिल रहा है, बजाज का है या उषा किसी का है, ठीक है, ये किसका है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 50 कूलाम चार्ज इसको चाहिए, ठीक है, यही इसकी लिमिट है मैक्सिमम, ठीक है, 50 कूलाम तक की। अब इसके पास 100 कूलाम आ रहा है, तो ये वाला जो फैन है ये फ्यूज भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? ये फ्यूज भी तो हो सकता है। तो हमें फ़ैन को फ्यूज होने से बचाने के लिए अर्थिंग करानी पड़ेगी। अपने घर में जो भी बिजली है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थिंग करानी पड़ेगी, जिससे जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहाँ पर चला जाएगा? ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए इसी तरीके से। इट सेव्स फ्रॉम गेटिंग एक्सीडेंटल शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए कोई भी मतलब बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है या क्या माने, कोई भी अप्लायंस है। क्या है? अप्लायंस है। अब कोई भी इंसान आता है, उसको पता नहीं है इसके अंदर सर्किट में कुछ गड़बड़ी है और यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, इसको मन में आया कि इसको छूकर देखते हैं, ठीक है। अब इसको तो पता नहीं है ये ख़राब है, इससे करंट लग सकता है। अब उसको करंट लग सकता है, उसको ये भी भनक नहीं है इससे मेरी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको तो भनक नहीं है कि मुझको मेरी डेथ हो जाएगी इससे, ठीक। तो इस अप्लायंस को छूने पर ही इसकी डेथ हो जाती है। ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक ठीक। इसकी कहानी ख़त्म। तो अब ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बिजली की वजह से, बिजली के शॉक की वजह से क्या बोलते हैं, किसी की जान जा सकती है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाई पड़ सकते हैं इंसान के ऊपर। तो इसी से मतलब अब ज़्यादा है उसके अंदर कोई भी खराबी आ गई है या उसके अंदर चार्ज ज़्यादा है, तो उसको क्या करा देंगे? अर्थिंग करा देंगे। तो अर्थिंग कराने से क्या होगा? वो चार्ज जो ज़्यादा होगा वो फ्लो हो जाएगा धरती के अंदर, अर्थ के अंदर। तो अब उसमें कितना रह जाएगा? लिमिटेड अमाउंट, जितना मतलब चाहिए मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे मतलब मिनिमम के आसपास रह जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा? जो भी इंसान होगा वो बच जाएगा एक बार को, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी जी लेगा, ठीक। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। आप कमेंट पे अपना डाउट डालते रहें, मैं आपका आंसर देता रहूँगा। आज का सेशन थोड़ा लंबा कर देता हूँ। बच्चों ने बोला है कि 1 घंटे की मैक्सिमम क्लास होनी चाहिए, लेकिन 1 घंटे की नहीं रख पाऊँगा, ठीक है, ठीक। अब इतनी बात समझ गए होंगे आप, तो अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज की। इंडक्शन ऑफ चार्ज बेसिकली यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलो मैं समझाता हूँ। इसमें लिखा क्या है ये पढ़ लेते हैं। व्हेन एन अनचार्ज्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट इज केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आया समझ में? मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन अब मैं फिगर से समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास, आपने चार्जिंग प्रोसेस पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दी थी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास अनचार्ज्ड कंडक्टर है, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इसमें कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक। इतनी बात मुझे पता चल गई, ठीक है, इतनी बात पता चल गई, भगवान के भरोसे पता चल गई कि अनचार्ज बॉडी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, चार्जिंग में पढ़ के आए हैं, ठीक। अब हमें इस बॉडी को चार्ज कराना है। क्या कराना है? इस बॉडी को हमको चार्ज कराना है। अब इस बॉडी को चार्ज कराने के लिए कल मैंने बताया, तो या तो इसमें से चार्ज को इसमें डाल दो, एक्स्ट्रा चार्ज इसमें डाल दो, या इसमें से निकाल लो, या इसमें डाल दो या इसमें से निकाल दो। ये चीज़ बताई थी, ठीक। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। कल के लेक्चर में आपको बता दिया था, या तो इसमें डाल दीजिए चार्ज को या फिर निकाल दीजिए, ठीक है। हम इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, इंडक्शन वाले मेथड में यही होगा, हम इसमें से निकालेंगे। अभी अर्थिंग पढ़ के आए हैं, उसका इसमें यूज़ है, ठीक। उसमें क्या किया था? अर्थिंग में हमने एक वायर को मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट करके धरती के अंदर कनेक्ट कर दिया था, जिससे कि क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर फ्लो हो जाता है। क्योंकि धरती का मतलब अर्थ का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा लो होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है, इसलिए पूरा का पूरा चार्ज ज़मीन के अंदर जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। चलिए अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए ये
अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, इस वाले अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास एक हम प्लेट लेके आते हैं। ठीक है, वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास लाने पर अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाने पर क्या होगा, देखिए इसके पास लाने पर क्या होगा, देखिए अब दूसरा स्टेप मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। इसके पास हम लेके आए ये वाला अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो कि मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए अब ये जब ये इसके पास लेके आए तो ये नेगेटिव चार्ज हैं इसके पास ये क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव वाले इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एक साइड में, और जो बचे हमारे पास नेगेटिव, वो क्या होगा, एक तरफ रिपेल होके एक कॉर्नर में सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सेट तो हो गए, ये वाले सेट हो गए कि नहीं हो गए, तो अब ये सेट तो हो गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमको क्या करानी पड़ेगी, अर्थिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, अर्थिंग करानी पड़ेगी, जो कि हमने ये करा दी। अब क्या होगा, जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पर आकर लो पोटेंशियल की वजह से, अर्थ का लो पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर आकर पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज, ये वाला पूरा का पूरा चार्ज खत्म। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो गया। ठीक, पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब आप अर्थिंग को भी हटा दीजिए यहाँ से। क्या करना है, अब अर्थिंग को भी हटा दीजिए आप यहाँ से, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्लेट को भी यहाँ से इसके पास से हटा दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को हटा दिया यहाँ से। अब इन दोनों को हटाने पे क्या होगा, ये जो हमारे पास चार्ज बचे, ये वाले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 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 बचे, तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे ये वाला फिगर है, यहाँ पे ये अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब बोल सकते हैं ये बॉडी चार्ज हो गई, और ये चार्ज कैसे हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है, अब ये इंडक्शन मेथड के थ्रू हमने इसको क्या करा दिया, चार्ज करा दिया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करके दूसरा भी केस बन सकता है। अब दूसरा केस अभी आगे समझाते हैं। चलिए, ये इंडक्शन वाला मेथड है चार्जिंग का, जो आपने अभी समझा है। अब ये स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है, मान लो ये हमारे पास अनचार्ज वाला कोई भी दोनों केसेस साथ में लेके चलना है। ठीक है, क्या लेके चलना है, दोनों केसेस साथ में लेके चलना है। ये अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है। अब दोनों ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है। इसके पास लेके आए पॉजिटिव प्लेट, इसके पास लेके आए नेगेटिव प्लेट। क्या लेके आए, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ठीक, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लेके आए। ठीक है, तो पॉजिटिव की वजह से क्या, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव वाले इस कॉर्नर पे सेट हो गए, और नेगेटिव की वजह से इस वाले केस में पॉजिटिव वाले इधर सेट हो गए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक, अब इसकी हम क्या करा देंगे, अर्थिंग करा देंगे। क्या करा देंगे, दोनों में अर्थिंग करा देंगे। इसमें से नेगेटिव वाला पूरा का पूरा ज़मीन में, और इसमें से पॉजिटिव वाला पूरा का पूरा ज़मीन में, ड्यू टू लो पोटेंशियल ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, अभी बताया था। ठीक है, अब अर्थिंग भी हटा देंगे, क्या करेंगे, अर्थिंग भी हटा देंगे, और ये प्लेट भी यहाँ से हटा देंगे। जो ये प्लेट दी हुई हैं, इसको, इन दोनों को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो दोनों को रिमूव करने पर अब आगे क्या केस बन रहा है, ये देखिए, ये अर्थिंग करके दिखाया है। यहाँ से पूरा का पूरा चार्ज गायब हो चुका है दोनों जगह से। बहुत अच्छी बात है। अब ये अर्थिंग कराने के बाद अब आया है हमारा स्टेप, देखिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लेट लेके आए थे, ये इसकी वजह से अट्रैक्ट हो गया था, इससे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव, और ये दोनों अट्रैक्ट हो गया था। बचा था यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला, जो कि ये अर्थिंग की वजह से पूरा का पूरा ज़मीन में चला गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ज़मीन में चला गया। तो अब ये अर्थिंग यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, ये अर्थिंग यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। चलो, अर्थिंग रिमूव कर दी। ठीक है, अब यहाँ से प्लेट भी रिमूव कर देते हैं। अब कैसी बॉडी चार्ज हो गई है, नेगेटिवली बॉडी चार्ज हो गई है। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। ये केस मैंने पहले ही आपको समझा दिया ऊपर। ठीक, ओके। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में कौन सी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी तो मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ डाली हैं, एग्जाम में आ जाए तो 5 प्रॉपर्टीज़ लिख देना। ठीक, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की बात करूं तो क्या है, काइंड ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं,
और ये किसके बेसिस पे होते हैं, पोलैरिटी के बेस पे होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। भली बात ही आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। शुरुआत से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ ये बात को, आप ये दूसरी वाली भी समझ गए होंगे। अब तीसरी की बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी है ये, तो तीसरी वाली क्या है, देखिए जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, यहाँ पर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये -Q3 चार्ज है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम में, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम में कितना चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये सबके सम के इक्वल, इसका और इसका और इसका सबका सम करा दें तो ये उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए Q1 + Q2 प्लस, और ये ब्रैकेट में -Q3 क्यों लिख के मैंने दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है, अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि उसके वैल्यू ही वैल्यू रखें, उसमें हम पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है उसको भी यहाँ पे अलाउ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, क्वांटाइज्ड की। तो क्वांटाइज्ड की क्या है, इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, Q = ±NE। ठीक, ये फॉर्मूला क्या बताता है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को बताता है चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी चार्ज हुआ, जैसे यहाँ पे NE है तो यहाँ पे E की बात करूँ तो ये मिनिमम चार्ज पॉसिबल, मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है नेचर के अंदर, अपने नेचर में कितना चार्ज मिनिमम, सबसे कम में कितना चार्ज यहाँ पे अपनी पृथ्वी पर कितना पॉसिबल है, वो है E, जो कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के इक्वल है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब बात रही इस फॉर्मूले के अंदर n की, तो n क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। अब हम ये बोलें कि यहाँ पर 1.2 कर दो, 1.5 कर दो चार्ज, ठीक है, 1.3 कर दो। ठीक है, ये आधा पौना मतलब चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपकी भाषा में बताऊँ तो। ठीक, चार्ज एग्जिस्ट करता है 1 कूलाम चार्ज, 2 कूलाम चार्ज, 3 कूलाम चार्ज, लेकिन कौन सा वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सा वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है भाई साहब ये वाला चार्ज। जैसे माने 1.2 हुआ, क्या हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, 2.4 हुआ, 5.6 हुआ। ठीक है, आधा पौना। ठीक है ये वाले चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, भली भांति आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। एन क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, नेचुरल वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन है ई। ठीक, मिनिमम चार्ज पॉसिबल, और इसकी वैल्यू ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्यू की बात करें तो टोटल चार्ज ये है, क्यू टोटल चार्ज इक्वल टू एन ई, मतलब क्यू इक्वल टू ±NE। ठीक, आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या है, बहुत ही टिपिकल वर्ड है। देखिए सिंपली मीन्स, इस ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लो। सिंपली मीन्स दैट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अब इससे आप समझिए। देखिए जैसे हमारे पास कोई भी देखिए कहाँ गया फिगर अपना, ये रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज है ये वाला +Q, और ये कौन सी स्पीड से भाग रहा है, v वेलोसिटी से इधर उधर चल रहा है, मतलब भाग रहा है। ठीक, v वेलोसिटी इसके पास है और ये मूव कर रहा है। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। लेकिन ये चार्ज इस बॉडी के ऊपर तो है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। ठीक, ये टेंडेंसी बोली जाती है इन्वेरिएंसी। ठीक है, ये बात क्या बोली जाती है, इन्वेरिएंसी बोली जाती है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम, फिर से समझाना पड़ेगा क्या, चलिए फिर से समझा देता हूँ ये वाली बात। जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये चार्ज है हमारा +Q, और ये v वेलोसिटी से अगर इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये चार्ज जो है हमारा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ इन्वेरिएंट
होती है। इसकी प्रॉपर्टी इनवेरिएंट यही बताती है, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, अब इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है चार्ज, नेट चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पर चार्ज है किसी भी सिस्टम में, तो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डेस्ट्रॉयड, ये कंजर्वेशन लॉ होता है। तो क्या है, चार्ज कंजर्व है। ठीक है, ना ही उसको बना सकते हैं ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, मतलब नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास की बात की जाए तो चार्ज, पहला इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, चार्ज के बीच में और मास के बीच में। पहला डिफरेंस है ये वाला, देखिए ये लिखा हुआ है, चार्ज दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप होते हैं, पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव होता है। लेकिन मास की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मास की बात की जाए तो को केवल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ठीक, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वजह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ से क्लियर हो रही है। क्या हो रही है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने की वजह से ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगाता है। और मास केवल पॉजिटिव होने की वजह से कौन सा फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्वांटाइज अभी पढ़ के आए हैं ऊपर, लेकिन मास क्वांटाइज नहीं होता है। ठीक, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। क्वांटाइज मतलब समझ रहे हैं, वो आधा पौना नहीं हो सकता, चार्ज नहीं हो सकता, 1.2 1.3 1.4 नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। मास हो सकता है 1.2 kg, 1.5 kg, 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो, 6 किलो बोलते हैं ना, ठीक वही। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। फोर्थ वाला डिफरेंस क्या है, चार्ज है जो एसआई यूनिट कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, लेकिन मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केजी, मतलब किलोग्राम। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब फिफ्थ वाले डिफरेंस की बात करते हैं। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, चार्ज कंजर्व होता है लेकिन मास अकेली ऐसी चीज है जो कि कंजर्व नहीं है। लेकिन अगर दोनों की बात की जाए, मास और एनर्जी की बात की जाए, अगर मास को और एनर्जी को मिला दिया जाए तो ये कैसी वैल्यू हो जाती है, कंजर्व्ड वैल्यू हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या पढ़ा, चार्ज कंजर्व होता है और मास कंजर्व नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ये वाली चीज़ भी आप ध्यान रखना, मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व, बहुत अच्छी बात है। ठीक, चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये विदाउट मास मतलब समझ रहे हैं, विदाउट मास ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, चाहे कितना भी हो, 1.2 kg हो, चाहे कितना भी हो, इसके पास मास होगा तभी ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर मास की प्रॉपर्टी की बात करें, मास की प्रॉपर्टी की बात करें तो मास क्या है, ये एम के जी का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे डिफरेंस। अब पढ़ने जा रहे हैं हम कूलम्ब्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक कूलम्ब्स बाबा जी थे, उन्होंने बोला कोई भी दो चार्ज हैं हमारे पास, कैसे चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, दो चार्ज होने की वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। उन्होंने सोचा इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और वो कौन सी डिस्टेंस पर हैं, आर डिस्टेंस पर हैं। फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ पे खाली जगह में समझाते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। देखिए जैसे हमारे पास ये प्लस चार्ज क्यू है, ये माइनस चार्ज क्यू है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये आर डिस्टेंस है। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, कूलम्ब्स लॉ मतलब कूलम्ब बाबा ने क्या स्टेटमेंट दिया, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, एक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में लगता है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अगर सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्सन लगेगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उन्होंने बोल दिया फोर्स लग रहा है, वो है एफ। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में,
आर डिस्टेंस है, उन्होंने मान लिया आर डिस्टेंस है, हमने मान लिया आर डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, ये स्टेटमेंट दिया गया था हमारे कूलम्ब्स बाबा के द्वारा। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं इनके स्टेटमेंट की। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब बाबा ने दो बातें कहीं जो कि यहाँ पर क्लियरली मैंने लिख दी हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरी है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो दोनों से देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम कॉम्बाइन करते हैं तो हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात करें, ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो बहुत सारी रेफरेंस बुक में के से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर के लिख दिया है मैंने। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। अब बात की जाए इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी फोर्स की एसआई यूनिट जानते ही हैं, क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है, और डायमेंशन फार्मूला mlt-2 होता है। अब इसके कांस्टेंट की बात की जाए तो ये है 1/4πε0 = k = 9 × 10⁹। बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये इसकी वैल्यू है, जो ये कांस्टेंट हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या मान लिया था हमने, उसको मान लिया था के, क्या मान लिया था हमने, के मान लिया था। ठीक, और ये किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ है, ये वेयर, यहाँ पे क्या क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, देखिए यहाँ पे एफ क्या है, कूलम्ब फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, के क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ε0 क्या था, उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है ये लिखी हुई है, देखिए 8.864 × 10⁻12 कूलम्ब² / N/m²। बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दी है मैंने। अब बात करते हैं Q1 Q2, यहाँ पर क्या थे, दो चार्ज थे। ठीक, और R क्या थी, उन दोनों चार्ज के, ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही टिपिकल, मान लो समझने में आएगा, तो आपको समझने में आने से पहले ही बता दूं, देखिए कूलम्ब्स लॉ की बात की जाए, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर तो ये मैग्नीट्यूड था, एक तरह से इसका क्या था, ये मैग्नीट्यूड था, ये चीज़ मैग्नीट्यूड थी। ठीक, अब मैग्नीट्यूड थी तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन होगी ना, होगी, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्शन वाला क्वांटिटी होता है फोर्स, मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा होगा ना, इधर लग रहा हो, इधर लग रहा हो, तो इस तरह से अब हम इसके वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी की बात करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। अब दो चीज़ें आपको क्या समझानी है जो कि बेसिक हैं वेक्टर की। देखिए, आपने पढ़ा होगा, जैसे उसमें पढ़ा था ना, जैसे हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है, थोड़ा पतला सा मार्कर लेते हैं, अरे रुकिए, देखिए जैसे हमारे पास कोई भी ये क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर है, एक कैप। ठीक है, 11th क्लास का बेसिक है, एक कैप है। ठीक है, इसको हम किससे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता था आप बताइए। देखिए ए कैप का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए ए कैप = ए वेक्टर अपॉन इसी का ए वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। ए कैप = ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये अभी फॉर्मूला उसमें यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा, दो केसेस बनेंगे उसके अंदर और दोनों केसेस में इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, इसको दिमाग में रखिए, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो फिर से देखेगा इस लेक्चर को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे वाले बात की। एक लॉ पढ़ा था एडिशन वाला, एडिशन ऑफ पैरालेलोग्राम। तो एडिशन ऑफ पैरालेलोग्राम यानी कि एक उसमें क्या होता था, हमारे पास ट्राइंगल होता था। ठीक, उसमें हम क्या कर देते थे, जैसे हमारे पास ये हेड है और ये इसकी टेल है। ठीक, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, लेकिन इस वाले की डायरेक्शन कुछ उल्टी है। ये इससे मुंह से मुंह लगाए डला है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये
इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है हमारे पास, सी है। ठीक, अब हम बात करें, अब हम अगर बात करें तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे नोट कर सकते हैं। ये वाली साइड क्या है, ए बी, अभी ए बी है। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस ये डायरेक्शन इसकी टेल पे ख़त्म हुआ और यहीं से शुरू हो गया है ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस बी सी। ठीक, क्या लिखेंगे, प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, ये बेस समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला जो अपोजिट है, वो वैसे तो चाहे इक्वल में लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस तो नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव किसकी वजह से, वो क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन ले लेते हैं हम। ठीक है, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, सी ए इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी, ये वाला लॉ भी आगे अभी यूज़ होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे उस वाले ट्राइंगल से। चलिए, शायद 11th में आपने क्लियर कर रखा होगा क्योंकि ये दूसरा चैप्टर ही है उसका, फिजिक्स का। ठीक, अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही जल्दी नहीं, आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर हर मतलब कोई भी डाउट डाल दो, सॉल्यूशन करके दूंगा। चाहे किसी, मुझे नहीं आ रहा होगा, किसी ना किसी अपने टीचर से, अपने जो टीचर रह चुके हैं उन सब से कंसल्ट करके आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कैसे भी ना कैसे। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर डेली के डेली नोट्स अपडेट होते रहेंगे, वहाँ पे स्टडी बैटर आपको देता रहूँगा। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लेके आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इतनी बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। कौन सी बात, ये वाली, देखिए ये वाली, उसमें से इतनी काट दो और ये डायरेक्शन हटा दो। अभी इतनी बात पहले इसी फॉर्मूला को जानते हैं। ठीक, और किसी भी मतलब फॉर्मूला को कन्वर्ट करने के लिए, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था क्या हमारा, यही था, बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला था हमारा। देखिए, अब इसको हमें एक डायरेक्शन देनी है। देखिए, के भी हमारा यहाँ पर क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Q1 Q2 चार्ज बदल नहीं सकते हैं, Q1 Q2 चार्ज बदल नहीं सकते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब इसको जब कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बचा आर, तो यहाँ पे आर कैप यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आर कैप यहाँ पे हमने ले लिया, चलो ले लिया, आर कैप ले लिया। तो आर कैप का जब हम इसमें फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। तो आपको अच्छी तरह से समझना है तो ये वाली चीज़ रट लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको तभी आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझने आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पे फिगर को समझते हैं। फिगर को समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कुछ भी। देखिए, यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज, दो चार्ज हैं, ये एक Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, क्या है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं हमारे पास, और यहाँ से Q1 की जो डिस्टेंस है वो R1 है और Q2 की डिस्टेंस है वो R2 है। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, ये यहाँ से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब यहाँ पर Q1 और Q2, मान लो Q1 है चार्ज और Q2 चार्ज है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव हैं दोनों तो क्या कर रहे होंगे, रिपल्सन फोर्स लगा रहे होंगे। कैसा फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, कैसा फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्सन फोर्स लगा रहे होंगे। ये वाला जो है इधर लगा रहा होगा फोर्स और ये वाला इधर लगा रहा होगा। तो दोनों के फोर्स के नाम अलग अलग दे दीजिएगा। ये वाला F12 दे दिया है मैंने इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या दे दिया है, F21 दे दिया है। ठीक है, आपको इतनी बात भी समझ में आई होगी। देखिए, ये इधर लगा रहा है फोर्स और ये इधर लगा रहा है, और ये Q2 की वजह से, देखिए Q2 की वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा है और Q1 की वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा है। शायद आपको समझ में आया होगा।
चलिए इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। नहीं आई होगी तो उसमें डाउट ग्रुप में डाल दें अपने, ठीक है, कंसल्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ये जो बीच में डिस्टेंस है Q1 Q2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि कूलाम की बात हो रही है। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे इधर वाला ये कौन सा वाला है, ये वाला जो रेड वाला है, देखिए जो रेड वाला है, देखिए गौर से देखिए, जो ये रेड वाला है, ये हमने मान लिया R12 वेक्टर। इसके दो केस बनेंगे, वो यहीं से बनेंगे, R12 वेक्टर मान लिया पहला। और दूसरा केस ये ब्लैक वाला देखिए, ये वाला, ये मान लिया हमने R21 वेक्टर, ठीक है। अब ये दो केस बन गए किसकी वजह से, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, मतलब ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसकी वजह से दो केस बन गए, दो डिस्टेंसेस अलग अलग आ गई। ये दो डिस्टेंसेस दोनों इक्वल होंगी। अभी एक बात बता दूं, ये दोनों इक्वल ही तो हैं, R12 वेक्टर इक्वल टू R21, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, देखिए है कि नहीं, दोनों की डायरेक्शन इधर इधर है कि नहीं है। अब जब है तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल गई है, मतलब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से कैसा साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए देखिए अब फटाफट से इतनी बात समझ में आई होगी। दो केसेस ले लिए हैं, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, क्योंकि ये वाला केस और ये वाला केस। फोर्स ऑन, ये क्या है, फोर्स ऑन F21 का क्या यहाँ पे मतलब क्या है, F21 का फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, पहला डिजिट देखिए 2 है, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी किसके वजह, फोर्स ऑन, रुक जाइए ये वाला इरेज कर लूँ, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, ठीक, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। और यहाँ पर भी ये केस बनना है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, पहला डिजिट 1 है दूसरा 2 है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये अब इससे इतनी बात समझ में आई, डिस्टेंस भी इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, इक्वल मैग्नीट्यूड तो है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। इतनी बात सही है, ठीक, इतनी बात सही है। अब देखिए नेगेटिव साइन तो आ जाएगा, इतनी बात जानते हैं। इसी से यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर ले लिया है, दोनों की डिस्टेंस जो है बीच में दोनों की इक्वल है। बहुत अच्छे, ऐसे ही समझते रहिए, बना रहेगा आपका, ठीक है, ऐसे ही समझते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे। अब F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और ये मॉड लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ रहा है। अब मैंने बताया था यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी में, ये फोर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर का। ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो अब बचा ये, तो इसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R12 कैप का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये R12, एक और कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है, आपको ज़रूर लग रहा होगा, यहाँ पर F21 लिया हुआ है और यहाँ पे R12 लिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे F21 है, यहाँ पे R12 है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो फिर से बता देता हूँ ये वाली बात। F12 वाले केस में R21 लेंगे, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो इधर वाली डायरेक्शन कौन सा वाला है, ये ब्लैक वाला, देखिए ये ब्लैक वाला जो बाहर की तरफ, ये Q1, ये वाला R21 वाला देखिए, ये इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। इस वजह से फोर्स R12 पर लग रहा है, लेकिन वेक्टर ये डिस्टेंस कौन सी है, R21 वाली है। इस वजह से हमने यहाँ पर डिस्टेंस इसलिए ली हुई है ऐसे करके, यहाँ पे R21, यहाँ पे R12, ठीक। अब यहाँ पे ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया, R कैप। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर R12 कैप का क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू खोल देंगे आगे केस में, ऐसे ही करके सेकंड वाले केस में भी ऐसे ही करके इसकी वैल्यू खोल देंगे, सिमिलर केस है, ठीक है, इसकी वैल्यू खोल देंगे। तो इन दोनों की वैल्यू खोलने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए बताते हैं। पुटिंग थर्ड,
यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, पहला केस को, दूसरा केस को सेकंड इक्वेशन मान लिया है, और इसको जो डिस्टेंस वाली बात थी नेगेटिव क्यों आया ये बात मान ली हमने थर्ड वाले इक्वेशन की। ठीक, अब बात करते हैं पुटिंग थर्ड इन सेकंड की, मतलब थर्ड इक्वेशन को अब हम सेकंड वाले में पुट करते हैं। अब हम एक चीज़ यहाँ से प्रूव कर देंगे, न्यूटन का लॉ है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, जो कि आपने पढ़ रखा है पहले ही 11th क्लास में, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ रखा है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए R21 ये दोनों अपोजिट हैं और ये नेगेटिव वैल्यू हो गई किसकी वजह से, डायरेक्शन की होने की वजह से। तो ये थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पर सेकंड वाले में रख देते हैं। तो थर्ड वाली वैल्यू यानी कि ये R21 की जगह पे, यहाँ पे R21 की जगह पे ये वैल्यू माइनस R12, इन दोनों की जगह पे यहाँ पर ये R21 है और ये R21 की वैल्यू क्या है, माइनस R12 है। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर R21 स्क्वायर है, R21 का होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर कैसी वैल्यू रह जाएगी, पॉजिटिव की पॉजिटिव रह जाएगी। ठीक, ये देखिए पॉजिटिव की पॉजिटिव है। ठीक, अब बात करें ऊपर R21 इस जगह पर, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव तो आना ही है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कोई चांस नहीं है पॉजिटिव आने का, स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब देखिए गौर से, F21 वाला केस और ये वाला केस दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। देखिए गौर से देखिए, दोनों के कैसे हैं, फॉर्मूले सेम हैं, सेम बिल्कुल सेम। ठीक है, अब बिल्कुल सेम हैं तो सेम होने की वजह से बस कितना अंतर आ रहा है, इस वाले में यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आने की वजह से, यहाँ पे नेगेटिव साइन आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे बाहर, और ये जो वैल्यू है वो की वही लिख दी है F21, इसके इक्वल है ये वो वाली वैल्यू। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं इसकी एक्सटेंड फॉर्म, मतलब एक्सटेंड फॉर्म क्या है वेक्टर फॉर्म की। वैसे तो उतनी ही यहाँ ये भी लिखाओगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन इसकी एक्सटेंड फॉर्म क्या है। अब देखिए पहला केस लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं, ये रहा पहला, ये भी रहा पहला, सॉरी ये तो दूसरा है, ये पहला केस है। ठीक है, इस वाले पहले केस की पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम दूसरे केस की। ठीक, अब बात करते हैं पहले केस की, कौन से वाले केस की, इस वाले केस की पहले बात करते हैं हम। ठीक, इस वाले केस की बात करने से पहले हम बात करते हैं इस वाले की। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, R12 कैप। ठीक, तो R12 यहाँ पर खोलना पड़ेगा, R12 को यहाँ पर खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या मान ली, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 को पहले वाले केस में यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो कि फॉर्मूला आई है, आसानी से फॉर्मूला आई है, फॉर्मूले को वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पहले वाले केस में अब देखिए ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, देखिए पुट कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक, अब पुट तो कर दिया, ये भी यहाँ पे स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी नीचे मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यूब हो गया, R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल क्यूब हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आई होगी। ऊपर R12 वेक्टर बचा और पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम बचा है हमारे पास। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं R12 और R12, ये वाली बात कहाँ से प्रूव करनी पड़ेगी। अब R12 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर ये दी हुई है। अब ये हम डायग्राम से समझाते हैं, फ्रॉम डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम डायग्राम, तो डायग्राम से समझाते हैं। चलिए देखिए, अब R12 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, R12 की। कहाँ है R12 ये पहले केस के लिए ये दिया हुआ है। तो R12 की बात हो रही है, तो R12 कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये R1 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसके अपोजिट ये वाला है। ठीक है, तो R2 इसका अपोज कर रहा है। देखिए R2 इन दोनों का, R2 जो ये R2 है इन दोनों का अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको एडिशन लॉ से कैसे लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू R2, ऐसे करके सीधे जीरो वाला रखिए, ऐसा डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए R2 इक्वल टू कैसे,
देखिए R2 यहाँ पे R1 वेक्टर चलिए एक ही डायरेक्शन में है, चल रहे हैं, प्लस ये भी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर देते हैं R12 वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, क्योंकि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो ये यहाँ पे R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी किसके इक्वल रख दी, 0 के इक्वल रख दी। ठीक, अब जो ये वैल्यू आई R1 प्लस R12 वेक्टर माइनस R2 इक्वल टू 0, यहाँ से हमको क्या चाहिए इस वाले के लिए, R12 चाहिए। तो यहाँ से R12 एक साइड कर लीजिएगा, R12 को एक साइड कर लीजिएगा और बाद बाकी इधर ले आइए। देखिए ये वाली कंडीशन बनी थी, बनी कितनी बनी थी, तो R12 यहाँ पे रह गया है और ये इधर गया पहले, फिर ये इधर गया, तो R12 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर, ये वाली बात आ गई। अब देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट हुआ क्लियर, ये फिफ्थ इक्वेशन मान ली है, फिफ्थ वाला इक्वेशन क्लियर हुआ, कहाँ से आया, तो अब R12 की जगह पर ऐसे ही करके इसको पुट कर देते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर, ये किसकी जगह पे पुट करेंगे, इन दोनों की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों की जगह पर इन दोनों की जगह पर देखिए ये दोनों पुट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक, यही है हमारी, क्या है हमारी एक्सटेंड फॉर्म ऑफ वेक्टर, एक्सटेंड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, यही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की। सेकंड वाला केस कौन सा था, सेकंड वाला केस हमारे पास था ये, तो सेकंड वाले केस में भी यही होगा, सिमिलरली बिल्कुल सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू रखने के बाद जो भी आएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा, जे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, दोबारा से लिख देता हूँ, येलो कलर अच्छा नहीं लगता है पता नहीं क्यों। देखिए R21 को क्या लिखेंगे, R21 को क्या लिखेंगे, देखिए R21 को क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ठीक, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं नीचे, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये वाला केस तो हो गया, इस वाले में यहाँ पे हमने केस में ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं, वैसे ही करके यहाँ पे ये वैल्यू निकाली गई है, ये वाली देखिए निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है। अब जो ये वाला केस था सेकंड वाला F12 वाला, यहाँ पे ये रख दिया गया है, यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे रख दिया गया है तो यहाँ पे अब उसी की तरह बिल्कुल सिमिलरली ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए नीचे के डिनोमिनेटर में, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये क्यूब बन गया। क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, बहुत अच्छी बात है, क्यूब बन गया तो ठीक है, क्यूब बन गया। अब देखिए अब यहाँ पर चाहिए हमें उसी केस की तरह R21 की वैल्यू, तो R21 की भी वैल्यू कहाँ से निकाल देंगे, हम फिगर से निकालेंगे। ठीक है, फिगर से निकालेंगे R21 की वैल्यू। देखिए R21 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, फिगर से निकलेगी, क्योंकि R21 इस डायरेक्शन में है और इसके पीछे बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन, मतलब पूंछ से जुड़ता हुआ यहाँ से ही चला जा रहा है। ठीक है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके अपोजिट में है ये R1। ठीक है, तो इसको अब कैसे लिखेंगे, इसको अब कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, देखिए R2 प्लस R12 प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इरेज करना पड़ेगा, हाँ प्लस नहीं आएगा। ठीक, माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में है R1, तो यहाँ पे R1। ठीक है, ये वाला केस इक्वल टू 0 रख देंगे, तो R2 प्लस R12 माइनस R1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, ये चीज़ इतनी आपको समझ में आ गई होगी, और वही चीज़ यहाँ पर ये ले ली है हमने, देखिए ये ली हुई है कि नहीं ली हुई है, तो ये ली हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर R21 को यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकल आएगा। अब R21 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, इन दोनों जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करने पर क्या आया, R12 यहाँ पर R1 माइनस R2 आ गया यहाँ पर, और R1 माइनस R2 यहाँ पर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही था आज का हमारा लेक्चर, यही है हमारी एक्सटेंड फॉर्म। यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं इसमें।
ठीक है। और 2 केसेस किसकी वजह से बने थे हमारे पास, 2 केसेस बने थे हमारे पास ड्यू टू 2 फोर्स लग रहे थे, क्योंकि Q1 Q2 पर लगा रहा था, Q2 Q1 पर लगा रहा था, दोनों रिपल्सन लगा रहे थे, इस वजह से 2 केसेस बन गए थे। अब ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत लंबा है, कुछ बच्चों ने कहा 1 घंटे की मिनिमम क्लास तो होनी ही चाहिए, फिर भी नहीं, मैंने कहा नहीं 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 इतना नहीं। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।